आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से जो हम आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसकी वजह यह है कि जो 6 मार्च से जो बजट सेशन जो चलने वाला है, उसके रिलेटेड एक सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एक अल्टरनेटिव बजट के तौर पर कांग्रेस सरकार को पेश कर चुकी है कि हम चाहते हैं कि बजट इस तरीके से बनाया जाए ताकि एक वेलफेयर स्टेट के लिए एक बजट हो इस बार उनका। देखिए, हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदुस्तान का जो संविधान है, हर शहरी को एक पॉलिटिकली, इकोनॉमिकल और सोशल जस्टिस देता है। और ये जो संविधान है सबको बराबरी, भाईचारा और आज़ादी का हक देता है। ये जो भी बजट बना रहे हैं विथआउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, किसी के साथ जात पात का भेदभाव किए बिना हर एक को इक्वालिटी के बेस पर, ये कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज के बेस पर ये बजट सेशन चलाया जाए, ये बजट पेश किया जाए। देख रहे हैं कि कर्नाटका में गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई बढ़ रही है और यहाँ अमीर और गरीब के बीच बहुत बड़ा गैप होता हुए हमें नजर आ रहा है। जैसा कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्टिस हो या फिर मजदूर हो या फिर किसान हो, इन तमामों को उनके राइट्स नहीं दिए जा रहे हैं। इन तमामों को उनके राइट्स नहीं दिए जा रहे हैं। हम चाहते हैं, हम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया वाले इस बार कांग्रेस सरकार सिद्धरामैया से एक मुतालबा कर रहे हैं कि इस बार का जो आप बजट पेश कर रहे हो, ये बजट जनता बजट के तौर पर हो, पीपल्स बजट के तौर पर हो, जो अवाम के फलाह बहबूद के लिए आप ये बजट बनाएं। 6 मार्च को इस बजट के लिए हम सिद्धरामैया को भी, हमारी मुलाकात हुई हमारे स्टेट कमेटी मेंबर्स की, और हम बहुत सारे एमएलएस को भी इस बजट के रिलेटेड एक बुकलेट जो है हमारी, हम इस बार जनता बजट बोलकर एक जो बुकलेट बनाए हैं, इसमें तमाम चीजें मौजूद हैं कि किस तरीके से इस बार का बजट होना चाहिए। हम तमाम एमएलएस को मिलकर और तमाम मिनिस्टर्स को मिलकर एक हम जनता बजट का ये बुकलेट हम उनको हैंड ओवर कर चुके हैं। आखिर बजट कहते किसको हैं? बजट कहते उसको हैं जो वेलफेयर स्टेट के लिए हो और अवाम की फलाह बहबूद के लिए हो। मैं कर्नाटका की अवाम से कहता हूं कि बजट जो बनाया जाता है, जो हम टैक्स, हमारे पास से जो टैक्स कलेक्ट किया जाता है एक वेलफेयर स्टेट के नाम पर, आज जो जनता की तरफ से जो टैक्स कलेक्ट किया जा रहा है एक वेलफेयर स्टेट के नाम पर कलेक्ट किया जाता है। जब हम बजट को देखते हैं तो कहीं हमें वेलफेयर स्टेट नजर नहीं आता। एसडीपीआई ने 17 सेक्शंस पर हुकूमत की तवज्जो दिलाने की कोशिश की है इस बजट में। 17 सब्जेक्ट पर हम इस कर्नाटका की कांग्रेस हुकूमत को तवज्जो दिलाने की कोशिश की है। उसमें हम मेन जो मैं अभी फर्स्ट जो टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ, एजुकेशन और हेल्थ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये बजट सेशन में। इन सेहत और तालीम एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फोकस करने वाले टॉपिक्स हैं। देखिए, कर्नाटका में बजट में सिर्फ 10 to 11% का हिस्सा एजुकेशन के लिए दिया गया था, एजुकेशन के लिए अलोकेट किया गया था। लेकिन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इस बार हुकूमत से मुतालबा करती है कि 20% हिस्सा, बजट का 20% हिस्सा एजुकेशन के लिए दिया जाए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आज गवर्नमेंट स्कूल्स की क्या हालत है। हम जब ग्राउंड में जब रिपोर्ट कलेक्ट करने के लिए उतरते हैं तो आज गवर्नमेंट स्कूल्स की क्या हालत है। वहां टीचर्स की कमी होने के बाइस बहुत सारे लोग अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में एजुकेशन नहीं दिलाना चाहते। अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल की बजाय वो आज प्राइवेट स्कूल्स में अपने बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं। इसकी खास वजह यह है कि हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा टोटली वीक है, पूरे बिल्डिंग्स डैमेज है। ना वहाँ टॉयलेट की फैसिलिटीज मौजूद है, ना वहाँ ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटीज मौजूद है, ना वहाँ पर सब्जेक्ट टीचर्स मौजूद हैं। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स है गवर्नमेंट स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर, ना वहाँ सही तरीके से क्लासरूम्स मौजूद हैं। इन तमाम रीजंस होने के बावजूद इसीलिए तो आज लोग अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल्स की बजाय प्राइवेट स्कूल्स में तालीम दे रहे हैं। आज 62,500 62,500 टीचर्स के वैकेंसीज खाली हैं, लेकिन खाली होने के बावजूद भी आज उनको पूर्ण नहीं किया जा रहा है। इसकी वजह क्या है? मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, 62,500 टीचर्स के वैकेंसी खाली होने के बावजूद भी आप इनको फिलअप नहीं करते, इसकी वजह क्या है? देखिए, वहां का आज आपको चाहिए कि एजुकेशन सिस्टम को मजबूत बनाया जाए। कर्नाटका में एजुकेशन सिस्टम को मजबूत बनाया जाए, जहां पर इस कर्नाटका में हमारा कन्नड़ा सब्जेक्ट लैंग्वेज होते पर भी आज एसएसएलसी के एग्जाम्स में कई लाखों बच्चे कन्नड़ा सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं।
क्यों फेल हो रहे हैं, इसकी एक वजह है कन्नड़ा सब्जेक्ट का टीचर वहां अवेलेबल नहीं होने की वजह से कन्नड़ा सब्जेक्ट्स में फेल हो रहे हैं। स्पेशली खास तौर पर जब हम उर्दू स्कूल्स की हालत को देखते हैं, गवर्नमेंट उर्दू स्कूल्स की हालत को देखते हैं, तो हमें बहुत बड़ा अफसोस होता है कि ये गवर्नमेंट उर्दू स्कूल्स की हालत पूरी तरह से बदतर हो गई है। आज कहां है वो सेक्युलर लीडर्स जो मुस्लिम कम्युनिटी का वोट लेते हैं, 92% माइनॉरिटी का वोट लेकर एक हुकूमत बनाते हैं, तो उस 92% के मुतालबों को पूरा नहीं करते। आज गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स लेक्चरर्स को 90% सीट्स अवेलेबल हैं, तो वहां भी भर्तियां नहीं हो रही हैं। क्या वजह है कि उर्दू लेक्चरर्स के पोस्ट को फिलअप नहीं किया जा रहा है? हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक मॉडर्न गवर्नमेंट स्कूल बनाई जाए। एसडीपीआई वालों का इस बार हुकूमत से मुतालबा है कि हर डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट मॉडर्न स्कूल बनाए जाए। लास्ट टाइम एसएसएलसी के रिजल्ट्स पर जब हम फोकस करते हैं तो रिजल्ट 2024 में 73.40% रिजल्ट थे, लेकिन इस बार 2025 में ये रिजल्ट गिरकर 66.14% हो गए। जब पीयूसी के रिजल्ट 2024 में 81% थे, जो अब 2025 में गिरकर 73.45% हो गए। ये रिजल्ट को हाई परसेंटेज की तरफ ले जाने के लिए हमारी सरकार को कोशिश करना चाहिए। आंगनवाड़ी से लेकर हम एसडीपी वाले डिमांड करते हैं कि आंगनवाड़ी से लेकर हायर एजुकेशन तक फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। और जो आज हमारे बच्चे अगर तालीम से महरूम हो गए तो कर्नाटका कैसे तरक्की कर पाएगा? कर्नाटका अगर तरक्की करना है तो हमारे बच्चों को तालीमी याफ्ता बनाने की जरूरत है। आज हमारे एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। आज बच्चे ड्रॉप आउट हो रहे हैं, एजुकेशन से ड्रॉप आउट हो रहे हैं। क्यों ड्रॉप आउट हो रहे हैं? क्योंकि प्राइवेट स्कूल में हाई फीस होने की वजह से आज हमारे बच्चों को एजुकेशन से, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन वीक होने की वजह से आज उन्हें एजुकेशन से ड्रॉप आउट होना पड़ रहा है। आज प्राइवेट स्कूल एक मुनाफाखोरी के अड्डे बन चुके हैं। आपको पता है प्राइवेट स्कूल्स की इतनी हाई फीस होने के बावजूद, इतना हाई एक्सपेंसेस होने के बावजूद आज हमारे लोग वहां पर एजुकेशन दिलाने में नाकाम हो रहे हैं। देखिए कि एससी एसटी और ओबीसी और माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए फ्री कोचिंग सेंटर्स खोले जाएं, हम डिमांड करते हैं। और केएएस और यूपीएससी के प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए। आईएएस और केएएस के लिए बेंगलुरु में ट्रेनिंग होते हैं, सिर्फ बेंगलुरु में ट्रेनिंग होते हैं। हम चाहते हैं कि इसको जोन वाइज ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए जाएं। एक बहुत बड़ा तबका आज हम जब कम्युनिटी में, आज जब कर्नाटका एक ग्राउंड रिपोर्ट लेते हैं तो आज एक बहुत बड़ा तबका बेरोजगारी में मुलविस हो चुका है। एक बहुत बड़ा तबका अनएम्प्लॉयड हो चुका है। आज गवर्नमेंट को कुछ ऐसे इकदाम उठाने चाहिए जो हमारे कर्नाटका के यूथ को एक रोजगार दिला सके। आज एक रोजगार दिलाने के लिए उन्हें कोशिश करना चाहिए। और दूसरा टॉपिक जो हेल्थ को लेकर है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हेल्थ के लिए 17,473 करोड़ 17,417 करोड़ रुपीस एलोकेट किए गए थे। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, क्या ये 17,000 करोड़ रुपए काफी हैं क्या हेल्थ के लिए? आज जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का सर्वे करते हैं तो वहां डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते, वहां डॉक्टर्स की कमी है, वहां नर्स और स्टाफ का शॉर्टेज मौजूद है, वहां एम्बुलेंस और इमरजेंसी सर्विस को वीक किया गया है। आज हेल्थ हॉस्पिटल्स को, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को मजबूत बनाने की जरूरत है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में लोग आना नहीं चाहते, इसकी खास वजह क्या है? क्योंकि वहां पर वो फैसिलिटीज मौजूद नहीं है जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में मौजूद हैं। हम सिद्धरामैया सरकार से एक मुतालबा करते हैं कि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल को उस तरीके से बनाए कि हर एक शख्स वहां पर आके अपना ट्रीटमेंट कर ले। और 650 करोड़ रुपए हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि 650 करोड़ रुपए हर डिस्ट्रिक्ट के लिए एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल को एलोकेट किया जाए और हर डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बनाई जाए ताकि हर गरीब का बच्चा भी डॉक्टर बन सके। सिर्फ अमीर के बच्चों को ही डॉक्टर बनने का हक नहीं है, कुछ मेरिट बच्चे भी होते हैं जो गरीब खानदान से ताल्लुक रखते हैं, इन बच्चों को भी डॉक्टर बनने का राइट है। तो उस राइट के हिसाब से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बनाई जाए और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में डायलिसिस और हार्ट सर्जरी को लेकर जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बनाए गए हैं, डायलिसिस और हार्ट सर्जरी को लेकर जो मेजर ट्रीटमेंट्स हैं उसका फ्री ट्रीटमेंट किया जाए या फिर सब्सिडी कर दी जाए। ये हम एसडीपी वाले डिमांड करते हैं। और कर्नाटका में थर्ड पॉइंट मैं जो बात करने जा रहा हूं, कर्नाटका में जो माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए
जो 10,000 करोड़ रुपए का आपने बजट एलोकेट किया, मैं पूछना चाहता हूं इस बैठी हुई सरकार से, क्या ये 10,000 करोड़ रुपए का बजट क्या माइनॉरिटी के लिए काफी है? क्या माइनॉरिटीज के लिए 10,000 करोड़ रुपए काफी है? क्या 10,000 करोड़ रुपए जो उन्होंने सैंक्शन किए, आज तक उसका सही तरह से 100% ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंटेशन भी नहीं हो पाया। जो लास्ट टाइम का जो बजट था, सही तरीके से उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ। लास्ट टाइम जो बजट उनका जो सैंक्शन एलोकेट किए थे, 57% बजट वो लोग इस्तेमाल किए हैं। 24,000 करोड़ रुपए जो लास्ट ईयर के बजट में 24,000 करोड़ रुपए को आज तक यूटिलाइज नहीं किया गया। बजट सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए, बजट ग्राउंड लेवल पर यूटिलाइज करने के लिए बजट होना चाहिए। देखिए 2026 और 27 में जो बजट पेश करने जा रहे हैं, हम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से कर्नाटक हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि ये जो 10,000 करोड़ रुपए माइनॉरिटी के लिए जो बजट दिया जा रहा है, इसको बढ़ाकर 15,000 करोड़ रुपए हमें दिए जाए। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट 2006 की जब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट हम उठाकर देखते हैं, तो उस रिपोर्ट में कहा जाता है कि मुसलमानों की हालत दलितों से भी नीचे आ गई है सोशली, इकोनॉमिकली। लेकिन आज हमारे जो सेक्युलर लीडर्स, आज जो हमारे मुसलमानों के एमएलएज हैं, आज इन मुसलमानों की हालत को डेवलप करने के लिए आज इनका स्टैंड क्या है? आज उस सच्चर कमेटी रिपोर्ट को इंप्लीमेंटेशन करने के लिए इनके पास क्या डाटा मौजूद था? और मैं बताना चाहता हूं, वक्फ प्रॉपर्टीज, जो वक्फ के जो प्रॉपर्टीज जो हैं, इनके प्रोटेक्शन के लिए हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं। एक तो वक्फ का बहुत बड़ा मसला सेंटर में चल कर रहे, नेशनल लेवल पर ऐसे हालात में वक्फ का प्रॉपर्टीज का सेफ्टी करना हमारा फर्ज है, सरकार का फर्ज है। कर्नाटका में जितने भी वक्फ प्रॉपर्टीज हैं, उन वक्फ प्रॉपर्टीज के लिए अब 1,000 करोड़ रुपीज उन्हें अलोकेट किए जाए, हम ये हुकूमत से मुतालबा करते हैं। और माइनॉरिटीज के जितने भी हॉस्टल्स हैं, जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, और जितने भी बिल्डिंग्स हैं, जो पुरानी डैमेजेस बिल्डिंग है जो हॉस्टल्स के, उनको रिनोवेशन किए जाए और पुरानी बिल्डिंग्स को रिपेयर किया जाए, जो माइनॉरिटीज के जो हैं। और जो भी बच्चे इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं या मेडिकल की पढ़ाई जो पढ़ रहे हैं, इन लोगों को हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं, इनको सालाना 50,000 का एक स्कॉलरशिप दी जाए, ताकि वो फाइनेंशियली अपने आप को सपोर्ट कर सकते हैं। केएमडीसी के लोन्स, जो केएमडीसी के जो लोन्स हैं, जो 20 करोड़ एलोकेट किए जाते हैं हर बार, जो 20 करोड़ एलोकेट किए जाते हैं, हम इस बार हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि वो 20 करोड़ से बढ़ाकर 25 करोड़ कर दिए जाए। और उर्दू भवन और संस्कृत भवन के लिए, उर्दू भवन और संस्कृत भवन सेंटर्स के लिए 100 करोड़ रुपए एलोकेट करने का हम लोग मुतालबा करते हैं इस बजट में। और मस्जिद और कब्रिस्तान के मेंटेनेंस के लिए हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि 500 करोड़ रुपए का एलोकेशन हमें दिया जाए। और देख रहे हैं कि हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स की हालत क्या है। चौथा पॉइंट मैं उस पर बात करना चाहता हूं, देख रहे हैं कि हमारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स की हालत क्या है, हमारे हिस्टोरिकल हेरिटेज की हालत क्या है। आज कर्नाटका में इतने हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स होने के बावजूद भी आज उनकी तरफ आज सरकार की तवज्जो नहीं है। आखिर क्या बात है कि ये सरकार की तवज्जो इस हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स की तरफ नहीं है? आज बीजापुर शहर में इतने सारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं। हालांकि बिजापुर डिस्ट्रिक्ट से मिनिस्टर एमबी पाटिल साहब यहाँ पर रहते हैं, शिवानंद पाटिल साहब बागेवाड़ी के एमएलए यहाँ पर रहते हैं, और मुद्देबिहाड़ के एमएलए यहाँ पर हैं, और सिंदगी के मनगोली साहब यहाँ पर रहते हैं, और नागठान के कड़कजोन साहब यहाँ पर रहते हैं। इन तमामों की तवज्जो इस हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स की तरफ क्यों नहीं है? मैं यतनाड़ के बारे में तो बात नहीं करना चाहता आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि यतनाड़ से हम अपील नहीं कर सकते, क्योंकि यतनाड़ डेवलपमेंट की बात नहीं करता। अगर वो बात करता है तो हिंदू मुस्लिम की बात करता है। मैं यतनाड़ को इसकी तरफ तवज्जो दिलाने की कोशिश नहीं करूंगा, और उसका जिक्र करके आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैं खराब नहीं करना चाहता। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाना चाहता हूं। आज फार्मर्स, हमारे जो किसान तबका है, आज जो हमारा एग्रीकल्चर है, ये इनके वेलफेयर के लिए आज हमारे गवर्नमेंट को एक अच्छा बजट देना चाहिए। लास्ट टाइम किसान के लिए जो एलोकेट किए गए 51,339 करोड़ रुपए उनको एलोकेट किए गए थे किसानों के लिए। लेकिन हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इस बार हमारे किसानों को, हमारे फार्मर्स को 60,000 करोड़ का एलोकेशन दिया जाए, ताकि किसान की जिंदगी बेहतर बन सके। किसानों के जो पुराने कर्ज हैं, जो पुराने लोन्स हैं, उन्हें माफ कर दिया जाए,
और जो नए लोन्स वो जो ले रहे हैं उनको विदाउट इंटरेस्ट के लोन दिया जाए, ताकि वो अपने फाइनेंशियल कंडीशन को इंप्रूव करें। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए 6,000 करोड़ रुपीस अलोकेट किया जाए, ताकि लोग स्मॉल बिजनेस करने के लिए उन्हें लोन दिया जाए और इन्हें सब्सिडी दी जाए। और जो लैंडलेस फैमिलीज हैं जिनके बेघर जो खानदान है उनको घर प्रोवाइड किए जाए, उसके लिए 500 करोड़ रुपीस अलोकेट किए जाए। और क्लीन और ग्रीन सिटीज के लिए 2,000 करोड़ रुपीस अलोकेट किए जाए। ये एसडीपीआई डिमांड करती है, ताकि हिंदुस्तान देख सके कि कर्नाटका की खूबसूरती को लोग देख सके कि ये ग्रीन सिटीज बनाने में ये लोग सिद्धरामैया की सरकार कामयाब हो गई। यहाँ ग्रीन पार्क्स और ट्री प्लांटेशंस को के प्रोजेक्ट्स लाए जाए और चाइल्ड और वुमेन वेलफेयर के लिए अच्छा फंड दिया जाए। और लेबर वेलफेयर के लिए जो लेबर तबका है, जो मजदूर तबका है, इनके लिए अच्छा वेलफेयर दिया जाए। जो लेबर तबका जो डेली बेसिस पर, जो डेली वेजेस पर काम करता है, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में काम करते हैं, जो डेली वेजेस पर काम करते हैं, जो कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, इनको मजबूत बनाने का एक मिशन बनाया जाए। एक अच्छा कंपेंसेशन उनको देने के लिए फिक्रमंद कराया जाए। और आदिवासियों के लिए भी हम अपील करते हैं कि हुकूमत से उनके लिए भी एक अच्छा बजट लाया जाए। और एक हेवी इंडस्ट्रीज जो हैं, हेवी इंडस्ट्रीज को लेकर 2025 से लेकर 2030 तक का एक मकसद बनाया जाए। एक मकसद बनाकर 7,30,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करके 20 लाख लोगों को जॉब देने की आप कोशिश करें। और देखिए, आज हमारा बहुत सारा यंग जनरेशन बेरोजगार है। बेरोजगार होने के साथ साथ हमारा यूथ आज नशे में मुलविस है, आज ड्रग्स एडिक्टेड बन चुका है। आज हमारे यूथ को एक रोजगार देके इस ड्रग्स एडिक्टेड से दूर किया जाए। और हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि एंटी ड्रग्स और सोशल अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाएं। एक हेल्दी यूथ सोसाइटी बनाने की कोशिश की जाए। आखिर में मैं बोलना चाहता हूं हुकूमत से, बजट कहते उसको हैं, बजट किसको कहते हैं बोले तो बजट इसको कहते हैं जिसमें सोसाइटी का वेलफेयर हो, जिसमें अवाम के वो मुतालिबात पूरा किया जाए जो अवाम हुकूमत से मुतालबा कर रही है। आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया सिद्धरामैया की सरकार, कांग्रेस सरकार से ये मुतालबा करती है और उसके साथ साथ ये उम्मीद भी करती है कि इंशाल्लाह इस बार सिद्धरामैया सरकार हमारे इस अल्टरनेटिव बजट की तरफ फोकस करेगी। और तमाम एमएलए से मैं गुजारिश करता हूं कि इस बजट, जनता बजट की जो बुकलेट है, आप इसको पढ़कर इस जनता बजट की तरफ तवज्जो करें। सिर्फ बजट अनाउंस करना काफी नहीं है, सिर्फ बजट को अनाउंस करना काफी नहीं, बल्कि बजट को ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंटेशन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज बजट तो पैसा अलोकेट किया जाता, लेकिन पैसा रास्ते में करप्शन में फंस जाता। आप इस बात को याद रखिए, आप इस बात को ध्यान दीजिए, हमारा बजट का पैसा करप्शन में ना मुलविस हो जाए। और आपकी मॉनिटरिंग अच्छी होनी चाहिए, आपका मॉनिटरिंग मजबूत होना चाहिए, बजट का सही यूटिलाइजेशन होना चाहिए। बस मैं यही डिमांड कर्नाटक सरकार से करना चाहता हूँ। सरकार 5 गारंटी दे रही है, 5 गारंटी देने के बावजूद ये करना मुनासिब है क्या? हाँ, 5 गारंटीज जो दे रहे हैं, हम जब बात कर रहे हैं तो हेल्थ की बात कर रहे हैं और हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं। सरकार जो 5 गारंटीज जो दे रही है, करंट इलेक्ट्रिसिटी बिल करने से लोगों की मांगे पूरी नहीं होती। सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बिल आप फ्री कर रहे हो और या महिलाओं को 2,000 आप महीना में डाल रहे हो, तो इससे हमारे वो डिमांड्स पूरे नहीं होते जो हम चाहते हैं एजुकेशन को लेकर, या हमारे हेल्थ को लेकर, या आदिवासियों को लेकर। वो डिमांड्स आप पूरे करने में नाकाम हो जाएंगे अगर बाकी के डिमांड्स पूरी नहीं करेंगे तो। अभी आपने बताया कि सिटी एमएलए को हम बोलेंगे नहीं, कुछ बोलेंगे, क्या वो नगर शासक नहीं है, इस नगर में ऐतिहासिक स्मारक नहीं आते हैं? हाँ, वो सिटी एमएलए जो हैं हमारे, जो बीजापुर सिटी के जो एमएलए हैं, एक कम्युनल एमएलए के तौर पर वो जाने जाते हैं, क्योंकि उनके बहुत सारे स्पीचेस में वो कह चुके हैं कि मैं सिर्फ हिंदुओं के लिए काम करूंगा, सिर्फ और माइनॉरिटीज के लिए वो काम करना नहीं चाहते। तो हम इसलिए उन्हें इस बार गुजारिश नहीं कर रहे, क्योंकि आपको डेवलपमेंट के बारे में कुछ नॉलेज भी नहीं है और आप एजुकेटेड भी नहीं है, आपको उसके बारे में चर्चा करना भी नहीं आता, इसलिए हम उनसे बात नहीं करना चाहते इस बारे में। हाँ, जो हमारे एमएलए यत्नाथ साहब जो हैं, बीजापुर को एक क्या बोलते हैं, कौन सी सिटी, स्मार्ट सिटी का जो दावा कर रहे हैं, ये बिल्कुल पूरी तरह से झूठा वादा है। वो इस वादे में नाकाम है और वो पूरी तरह से नाकाम है। अभी बात हम करें जो माइनॉरिटीज के बारे में, ख्याल है तो जेम रोड जो है माइनॉरिटीज के लिए आती है कि हिंदुओं के लिए आती है, तो
फिर ये 2023 के चुनाव में ही बजटदार द्वारा ही बुद्धि पूजा करके शुरू की गई, बड़ी कमान का काम होता था। हाँ, वही जो जो माइनॉरिटीज के फंड सैंक्शन किए जाते हैं, मैं आखिरी पॉइंट्स आपको मेरे स्पीच में बोला कि फंड सैंक्शन एलोकेट किए जाते हैं, लेकिन रास्ते में करप्शंस की वजह से फंस जा रहे हैं वो। आप इसके तरफ से आप सिद्धरामैया सरकार, कांग्रेस सरकार की अच्छी मजबूत मॉनिटरिंग नहीं है, कहाँ करप्शन हो रहा है, कहाँ आपके फंड का यूटिलाइजेशन हो रहा है या नहीं, ये मॉनिटरिंग में फेल है वो लोग। मॉनिटरिंग सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, उसलिए तो ये काम नहीं हो रहे हैं। वार्ड नंबर 20 में भी बुद्धि पूजा की है। ऐसे बहुत सारे रोडों पर पूजा की गई है, लेकिन सिर्फ पूजा करते हैं, उस काम को वहीं पर छोड़ देते हैं, उसको सक्सेसफुल की तरफ नहीं लेके जाते। किस वजह से नहीं हो रहा कि आपके लोगों की उन्हें वोट देने की वजह से नहीं हो रहा, किस वजह से नहीं हो रहा, कौन इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार खुद सरकार है। सरकार, एक शासक को लोग लाते हैं, सरकार उसके जिम्मेदार कैसे होती है? क्या कहा आपने? एक शासक को चुनना जनता का काम है, आप वोट डालने के बाद में शासक बनते हैं, तो आपके वार्ड में काम नहीं हो रहे बोले तो आपकी जवाबदारी काउंसिल। आप 2 मर्तबा जो है यहाँ पे जो है मुस्लिम कैंडिडेट नहीं आ सकते, जबकि मुस्लिम गढ़ माना जाता है बीजापुर। यहाँ पर 2 मर्तबा जो मुस्लिम कैंडिडेट नहीं एमएलए बिठा पाए, इसके पीछे एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है कि एक मुस्लिम लीडरशिप को यहाँ ग्रो होने नहीं दिया जाता। फर्स्ट बात मैं एक आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताना चाहता हूँ बहुत जिम्मेदारी से कि एक मुस्लिम लीडरशिप को बीजापुर में ग्रो होने नहीं दिया जा रहा। इसके पीछे बहुत बड़े लीडर्स की एक साजिश चल चुकी है, इसलिए तो यहाँ एक मुस्लिम लीडरशिप को उठाया नहीं जा रहा है। मुस्लिम लोग हैं जो मुसलमान को उभरने दे रहे, कौन लोग हैं? अब देखो एक अभ्यर्थी जब नॉमिनेशन देता है तो उसके पीछे 28 अभ्यर्थी जो है नॉमिनेशन देते हैं वहां पर जाकर टिकट मुझे तो फिर वो इलेक्शन में वोट आपको कैसे करेंगे? टिकट तो एक होता है, 28 अभ्यर्थी 30 अभ्यर्थी जाकर आप वहां जाकर नाम मैं आकांक्षी हूँ उसका देते हैं तो मुसलमान एमएलए कैसे बन सकता है? वही तो एक हमारी मुस्लिम कम्युनिटी में एक अवेयरनेस पैदा करने की जरूरत है। हमारी मुस्लिम कम्युनिटी में तुम 28 कैंडिडेट डाल रहे हो तो 28 कैंडिडेट डालना बेफायदा है, हम खुद अपना नुकसान कर ले रहे हैं, खुद एक कम्युनिटी, एक माइनॉरिटी जो मुस्लिम है खुद अपना नुकसान कर ले रहे हैं। सब लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे जमकर एक यूनिटी में आकर एक कैंडिडेट को डालकर एक इलेक्शन करना चाहिए। जो मुस्लिम का गढ़ माना जाता है, शासन द्वारा काफी बयान दिए गए हैं, जेम रोड को लेकर पाकिस्तान का भी उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया, तो मैं ऐसे जगह चुन कर आ रहा हूँ बोलकर वो शब्द बार बयान कर रहे हैं, तो उसके बाद फिर मुसलमान को तो शर्म से डूब करने की वो शासक का वो ऐसे स्पीचेस करना बार बार वो तो एक आदत बन गई है। वो क्या समझ रहे हैं, मैं ऐसी स्पीचेस करने से मुझे कर्नाटक का सीएम बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। वो सिर्फ पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उनका दूसरा कोई एजेंडा नहीं है उनके पास, कोई डेवलपमेंट की बात नहीं है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना ही उनका काम है। सिर्फ मुसलमानों को टीपू सुल्तान, बुर्का, हिजाब, जो कम्युनल स्पीचेस हैं उनका देना, वो वही चीजों में माहिर हैं और वो आइंदा भी वही करते रहेंगे। हम उसकी तरफ तवज्जो नहीं देना चाहते। जैसा आपने अभी एक सवाल किया कि मुसलमान, बीजापुर मुसलमानों का गढ़ होने के बावजूद भी यहाँ पर हमारा कैंडिडेट क्यों नहीं बैठ रहा बोल के ये हमारे कर्नाटका में, खास करके हमारे बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइजिंग पॉलिटिक्स चली है। ये कैसा चली है, मतलब हमें इसका प्रूव करके आपको दिखा रहे हैं। टोटल 8 सिटी ये हैं हमारे असेंबली हैं बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में, तो 7 में कांग्रेस बैठती, 1 में जेडीएस है, ठीक है। तो कांग्रेस डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन एमपी बीजेपी का बढ़ता, आपका एमपी बीजेपी का बढ़ता, तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइजिंग पॉलिटिक्स हमारे बीजापुर में चली है। जैसा हमारे मुनाफ भाई ने बोला कि खास करके बीजापुर में एक मुस्लिम कैंडिडेट को डोमिनेट करने की कोशिश नहीं करने, मतलब उसके पीछे पैर खींचने की कोशिश की जा रही, एक मुसलमान को ग्रो करने नहीं दिया जा रहा। इसके बारे में हमारे जितनी भी अवाम है, अवाम कभी भी एकजुट रहती, लेकिन जितने भी लोग हैं, जैसा आप बोले 28 कैंडिडेट हैं, ये तमाम लोग क्या हैं, एक समझ के हैं, मतलब सबकी सोच एक है, तो आप बैठ गए और पूरी जना मिला के हमारे हमीद मुश्किल साहब को वोट करें। ऐसा नहीं है कि कौन भी नहीं करे बोल के सब जने वोट करें, लेकिन कहीं ना कहीं बोगस वोट का भी इसमें मिसयूज किया गया है।
वो तमाम जनता जानती है, और इलेक्शन में हमें जितने भी लोगों को पकड़ पकड़ को दिखाए हैं, हर इतनी बड़ी लिस्ट है। तो इसके बारे में भी क्या है, हम लोग को सोचने की बहुत जरूरत है। अभी ये जो SIR का प्रोसेस चला है, इसके जरिए जितने भी डुप्लीकेट वोट्स हैं, तो हमारी एक उम्मीद है कि गवर्नमेंट डिलीट करेंगी वो। दूसरा क्या है, मैं जैसा हमारे मुनाफ भाई बजट पेश करे, तो मेरे पास एक 2-3 पॉइंट्स हैं, मैं उसके जरिए क्या है आपका ध्यान यहाँ पर देना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो हमारे गवर्नमेंट स्कूल जो हैं, तो ये RT राइट टू एजुकेशन जो है, इसका क्या है मिसयूज हो रहा है यहाँ पर। क्योंकि जहां पर भी आप प्राइवेट स्कूल में जाते हैं तो एक कोटा रखें RTA के जरिए प्राइवेट स्कूल में, तो अभी हमें जाको प्राइवेट स्कूल में पूछ रहे हैं तो उन्होंने बोल रहे हैं कि हमारे पास नहीं है ये करके बोल रहे हैं। तो इसका जिम्मेदार कौन है? स्टेट गवर्नमेंट ही तो इसका जिम्मेदार, क्योंकि हर एक स्कूल को अलॉट कर रहता है उन्होंने इतने सीट्स तुम्हें देना बोल को। लेकिन हालांकि ये बात हमारे जो एजुकेशन है यहाँ पर रहते हैं डिपार्टमेंट के BO, हाँ, इन DDPI सबको मालूम है, लेकिन एक्शन कौन भी नहीं ले रहे। तो हमें गवर्नमेंट सरकार, हमारी जो कर्नाटका सरकार है, तो मैं उनसे बोलना चाहता हूँ कि खास कर आप उसके ऊपर RT के ऊपर तवज्जो दें, क्योंकि ये खास करके माइनॉरिटीज के लिए है RT का जो सेक्शन आप बनाए। दूसरा क्या है, हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट्स के हैं, हर वार्ड में एक हॉस्पिटल बनाए आप, नम क्लिनिक बोल के। लेकिन अगर आप वहां पर जाकर विजिट करेंगे तो वहां पर पहली बात तो जो भी एंटीबायोटिक्स हैं या दवाई गोली वहां पर मौजूद नहीं रहती, और दूसरा क्या है, डॉक्टर्स वक्त पर मौजूद नहीं है। तो इसकी जिम्मेदार कौन है? जो आप बजट बोल रहे हैं उसे इम्प्लीमेंट आप जमीनी सतह पर नहीं कर पा रहे, ग्राउंड लेवल आप देखेंगे तो उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा। तो उसे खास करके ट्रांसपेरेंसी रखना, आप जो भी बजट दे रहे हैं तो इम्प्लीमेंट हो रहा क्या नहीं हो रहा, इसकी जिम्मेदार हमारे बीजापुर डिस्ट्रिक्ट के जो उस्तावरी मिनिस्टर हैं, वो इसके ऊपर क्या है खास करके ध्यान देना। और जो कॉलेज हमारे मुनाफे जैसा बोले कि मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट का, उसके लिए हमें 150 या 200 दिन का प्रोटेस्ट करे। ये प्रोटेस्ट करने की जरूरत पड़ना है क्या? हम ना को नहीं पड़ना एक्चुअल में, क्योंकि जो कांग्रेस गवर्नमेंट है ये सेकुलर गवर्नमेंट के नाम को आ रही है। तो हमें माइनॉरिटीज वाले इनको वोट कर को लेकर आई, तो एजुकेशन के लिए हम लोग उनके पास बैठ को डिमांड करना पड़ रहा। तो ये क्या है हमारे लिए एक नेगेटिव पॉइंट्स है गवर्नमेंट का। तो हमें क्या है उनका ध्यान यहाँ पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। और एक लास्ट क्या है, हमारे जो मॉन्यूमेंट्स हैं, ये मैं परसों की बात जो बोलता हूँ आपको, जो हमारे 19 नंबर वार्ड में परसों जो घरों को गिराया जा रहा था, तो हमें वहां पर मौजूद थे 19 नंबर वार्ड में, जो वहां पर एक खंदक का काम चला है। तो वहां पर बाकायदा कोट दीवार तोड़ा गया है वहां पर ठेर को। तो आप मॉन्यूमेंट्स का कैसा आप उसकी देखभाल करने वाले? तो जो भी चीजें हैं ये गवर्नमेंट के अंडर रिच हो रहे हैं, तो लोगों को एक धोखा दिया जा रहा मेरी नजर में। तो ये तमाम चीजें क्या है हमें गवर्नमेंट के सामने रखना चाह रहे हैं। और हम स्पेशली बीजापुर के लिए एक डिमांड करते हैं कि कर्नाटका सरकार से, यहाँ पर हमारे मिनिस्टर MB पाटिल साहब भी आते हैं और हमारे बहुत सारे कांग्रेस के MLAs भी हैं। हम इनसे खास एक गुजारिश करना चाहते हैं कि बीजापुर में एक इंटरनेशनल स्टेडियम बनाया जाए। एक ऐसी आप डिमांड वहाँ पर रखें बजट सेशन में। और दूसरी बात, ये जो मॉन्यूमेंट्स हैं, जो हमारे जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, बीजापुर एक मॉन्यूमेंट से जाना जाता है, यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट डेवलपमेंट किया जाए, उसके लिए एक स्पेशल पैकेज 1000 करोड़ बीजापुर डिस्ट्रिक्ट के लिए एलोकेट किए जाए। और ये बीजापुर सिटी का देख रहे हैं कि ड्रेनेज सिस्टम, रास्ते पूरी तरह से डैमेज हैं, यहाँ कुछ भी डेवलपमेंट नहीं है। तो इस सिटी डेवलपमेंट की तरफ आप तवज्जो करें और इसके लिए अच्छा एक स्पेशल फंड आप वहां से मांग कर लेके आए।